गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है फेडरलिज्म। तो हम लोग फेडरलिज्म का मतलब समझेंगे, फेडरलिज्म क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इंडिया में कैसे लागू किया गया है फेडरलिज्म, और डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो देखेंगे। तो सबसे पहले मेरा फेडरलिज्म पढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी देश को, किसी भी प्लेस को, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए ये पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत होती है। वहाँ पर देखा जाता है जनरली या तो ये पॉलिटिकल सिस्टम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक यूनिटरी सिस्टम होते हैं, एक फेडरल सिस्टम होते हैं। यूनिटरी सिस्टम ये होता है कि जहाँ पर पावर जो है पूरा तरीक़े से सेंट्रल के कंट्रोल में है, कोई इंडिपेंडेंस नहीं है स्टेट में। जो सेंट्रल बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो बिना किसी की मर्जी लिए हुए, बिना किसी के से पूछे हुए डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। ये यूनिटरी फीचर है। फेडरलिज्म जो है एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, जिसमें पावर जो है डिवाइडेड होता है सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। मतलब सेंट्रल अथॉरिटी के अलावा जैसे स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत राज, म्युनिसिपल राज, इनमें डिवीज़न हुआ रहता है पावर का। इसे हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। जनरली जो फेडरेशन होते हैं उनका 2 लेवल होता है, जैसे सेंट्रल स्टेट या सेंट्रल प्रोविंशियल, इस टाइप का। बोथ दिस गवर्नमेंट इंजॉय इंडिपेंडेंटली, और ये दोनों ही गवर्नमेंट आज़ादी से, फ्रीडम से, इंडिपेंडेंस से ये इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग आएंगे फेडरलिज्म के फीचर पे। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि जनरली 2 लेवल होता है, उससे अधिक लेवल हो सकता है गवर्नमेंट का। जैसे इंडिया में फॉर एग्जांपल सेंट्रल है, स्टेट है, पंचायत राज है, बोल सकते हैं। जैसे पंचायत राज में म्यूनसिपैलिटीज़, ग्राम सभा, ग्राम समिति, ये सब है। तो इसमें डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न करती है सिटीजन को, बट सबका अपना अपना जुरिडिक्शन है, सबका एक अपना अपना एक दायरा है जिसमें वो लेजिस्लेशन करते हैं, रूल्स बनाते हैं, टैक्सेशन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। एक दायरा है, जैसे सेंट्रल यहाँ तक काम करेगा, स्टेट यहाँ तक काम करेंगे, म्यूनसिपल यहाँ तक काम करेंगे। इस मैटर पे सेंट्रल रूल बनाएंगे, इस मैटर पे स्टेट रूल बनाएंगे, और इस मैटर पे पंचायत राज या फिर लोकल गवर्नमेंट बनाएंगे। जो लॉ बनाना है, ये अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, इसके गारंटीड हमें कॉन्स्टिट्यूशन देती है। हमारा देश है, इसमें बहुत सारे राज्य है। माफ़ कीजिएगा, ड्राइंग थोड़ा ख़राब है, थोड़ा नहीं बहुत ख़राब है। जैसे इसमें बहुत सारे स्टेट है, यहाँ पंजाब है, यहाँ कश्मीर है, यहाँ पर हिमाचल, उत्तराखंड है। सेंट्रल को कोई भी पॉइंट अगर चेंज करना है फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो इनका परमिशन लेना, इनसे कॉन्सेंट लेना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगर यूनिटरी गवर्नमेंट हो तो वहाँ पर ये कॉन्सेंट लेना ज़रूरी नहीं है। हमारे इंडिया में जो भी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ये कोर्ट पावर है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेंगे, और जो पावर है डिफरेंट लेवल का उसको भी इंटरप्रेट करेंगे। मान लीजिए कि अगर सेंट्रल कहता है कि नहीं नहीं, ये टॉपिक जैसे कि जीएसटी रूल्स जो आया, मान लीजिए सेंट्रल कहता है कि ये जीएसटी रूल हमारा है, तो और से स्टेट कहता है नहीं नहीं, इस पे हम रूल बनाएंगे, इस पे ये बोलते हैं इस पे हम रूल बनाएंगे। तो जो कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगा, समझेगा, और उन्हें बताएगा नहीं नहीं, ये सेंट्रल के अंडर में आता है क्योंकि ये पूरे देश का मैटर है, समझे। तो ये फीचर हो गया कि जो कोर्ट है वो हमें बताएगा। सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है, ईच लेवल जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की ईच लेवल का क्लियरली स्पेसिफाइड है, ताकि उनका फाइनेंशियली ऑटोनॉमी बना रहे। तो मान लीजिए फाइनेंशियली आज़ादी नहीं है, तो पैसे के लिए वापस से स्टेट सेंट्रल पे डिपेंड होगा और फेडरलिज्म इफेक्ट होगा। इसे एक बार मैं आपको दोहरा देता हूँ। यहाँ पर 2 लेवल का गवर्नमेंट होता है या उससे ज़्यादा गवर्नमेंट होता है। सब जो क्लियरली जो भी सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट है, सबका दायरा, सबका ज्यूरिडिक्शन पहले से ही बता दिया जाता है, और ये ज्यूरिडिक्शन जो है इसका गारंटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और मान लीजिए कोई सा भी फंडामेंटल प्रोविज़न है जो कि फेडरलिज्म से कनेक्ट करता है, तो उसे यूनिलैटरली सेंट्रल
चेंज नहीं कर सकते हैं, स्टेट का कॉन्सेंट लेना पड़ेगा। कोर्ट है, जहाँ पर फेडरलिज्म में कोर्ट का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। कोर्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है कि कौन सा जो आर्टिकल है किससे रिलेटेड है, तो वो बताता है कि क्लियर डिफाइन करता है कि अगर कोई सा भी डिस्प्यूट अराइज होता है सेंट्रल स्टेट में तो वो कोर्ट देखेगी। और सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी डिफाइन किया जाता है, क्लियरली स्पेसिफाइड होता है कि फिनेंशियल ऑटोनॉमी को देखते हुए पूरा जो है रेवेन्यू सिस्टम जो है वो क्लियर स्पेसिफाइड होता है। सिस्टम का दो ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रमोट करता है सेफगार्ड और यूनिटी ऑफ द कंट्री, साथ ये और भी एक इंश्योर करता है कि ये इंस्टीट्यूशन फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करे। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये है कि डिपेंड्स ऑन हाउ फेडरेशन फॉर्म, इसके पास कितना पावर रहेगा, ये कैसे डिसाइड होता है। तो ये डिसाइड होता है कि ये फेडरेशन कैसे फॉर्म हुआ है, कैसे बनाया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसका मतलब ये है कि जैसे एक स्टेट है, ये कंट्री है, इसमें छोटे छोटे स्टेट जो सब इंडिपेंडेंट, और ये लोग सब आए एक दूसरे के पास आके मिल के एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बनाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। सबका इक्वल पावर होता है। कंट्री को गवर्न करने के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और स्टेट को गवर्न करने के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल यूएसए में ऐसा सिस्टम है, स्विट्जरलैंड में है। दूसरी तरफ जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, मान लीजिए ये फुल कंट्री है और इसमें कोई स्टेट नहीं है। अगर सेंट्रल अगर कोई रूल लाए तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा हर एरिया में रूल को इम्प्लीमेंट कराना। तो इसे एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के लिए ये फेडरेशन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं एज ए स्टेट, तो ताकि इसमें सेंट्रल का ज़्यादा पावर होता है और स्टेट्स का कम पावर होता है, क्योंकि स्टेट तो इंडिपेंडेंट नहीं थे, एक होल कंट्री थी, यूनिटरी कंट्री थी। उसको डिवाइड करके हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हम लोग छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड किए हैं, जैसे इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। समझे होंगे ये बैलेंस ऑफ पावर का मतलब।